हेलो। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस दो के बीच में नहीं होगा तो शायद वो आवेश कभी एक जगह से दूसरे जगह तक जा ही नहीं पाएगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इसका मतलब है कि उनके बीच में डिफरेंस है पोटेंशियल का, इसीलिए वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अगर उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं होता तो या तो बॉल ऊपर ही रह जाती और अगर नीचे है तो नीचे ही रह जाती। उसी प्रकार से अगर किसी एक तार में, एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तार का, अगर किसी तार में हमें करंट फ्लो कराना है तो वैसे तो नॉर्मल ये डेटा केबल है लेकिन तार ले सकते हैं। अगर उसमें करंट फ्लो कराना है तो उसके एक सिरे पर कोई पोटेंशियल बनाना पड़ेगा, दूसरे सिरे पर कोई दूसरा पोटेंशियल, और उसके बाद इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अगर वो डिफरेंस रहता है तभी इनके बीच कोई करंट फ्लो हो सकती है। लेकिन करंट फ्लो होने में सबसे बड़ी दिक्कत और बाधा कह लीजिए, प्रतिरोध कह लीजिए, उसको रेजिस्टेंस कह लीजिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जिस पदार्थ में, जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब होता है कि उसमें विद्युत धारा बहना मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाए, मान लो रबड़ हो जाए, मटेरियल है, तो उसमें विद्युत धारा बहेगी ही नहीं। प्लास्टिक हो जाए उसमें बहेगी नहीं। अब प्लास्टिक का चप्पल पहन करके हम कभी करंट को छुए तो फिर हो सकता है करंट लगने की कम हो, लेकिन अगर उसी के जगह पर लोहे का चप्पल पहन कर छुए तो करंट तो लगनी ही है। दूसरी बात ये समझनी है कि अगर ये रेजिस्टेंस किसी तार के लिए हमें नापना होगा तो हम कैसे नापेंगे? तो कोई एक यूनिट की बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे? अब एक यूनिट तार ले लेते हैं। यूनिट तार मतलब वो 1 मीटर आप ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, और एक मान लीजिए 1 मीटर की तार ले लेते हैं। 1 मीटर तार में कितना रजिस्टेंस है, अगर इसका पता लगा ले हम, देखेंगे अभी कैसे पता लगाना है, सारे तरीके देखेंगे, लेकिन अगर पता लगा ले तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं प्रतिरोधकता, या इंग्लिश में कह ले तो रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक की बात कब आती है, स्पेशल या स्पेसिफिक की बात तब आती है जब यूनिट का मान 1 हो। एक मतलब 1 यूनिट का कोई तार हो तभी हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब रजिस्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किन किन बातों से रजिस्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है, रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ता है, इस सब की बातें और इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, इन सब की चर्चा आज करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है या तार है। वो तार ये रहा। इस तार के अंदर ढेर सारे एटम्स हैं और इस एटम के साथ साथ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे चार्ज हो गए। हमने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव। मान लो टर्मिनल से जोड़ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बन गया। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को फील करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू कर देगा। जैसे ही ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू होगा तो हम फील कैसे होगा कि ये उधर से धारा बहती हुई आ रही है, तो धारा लगेगी कि ये धारा बह रही है ऐसे। तो ये जो है ये हो गया आवेशों की बहने का जो रास्ता हो, आवेशों को बहने की दिशा हो गई, डायरेक्शन हो गया तुम्हारा। डायरेक्शन किसका? चार्ज का।
और ये डायरेक्शन किसका हुआ, करंट का। ये डायरेक्शन हो गया चार्ज का और ये डायरेक्शन हो गया करंट का। तो देखते हैं हम क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पर जो भी चार्ज होंगे वो सभी आगे बढ़ेंगे इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो रास्ते में कुछ रुकावटें भी तो आएंगी। ये इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। रास्ते में रुकावट किस प्रकार की आएंगी, बीच में जो एटम्स हैं अब इनसे टकराएंगी भी। यही कॉन्सेप्ट आने वाला है आपको आगे काम जब आप पढ़ेंगे हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तब उसमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। एक ही फिगर में सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ से करंट जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर करंट बहना शुरू होगा, और जैसे ही ये बहेगा ये सभी के सभी एक दूसरे से टकराना, यहाँ पर जितने एटम्स हैं उनसे टकराना शुरू कर देंगे। तो एटम इनको रोकने का काम कर रहा है। अगर किसी में ज़्यादा एटम हो गए और कम इलेक्ट्रॉन या फिर कम चार्ज पाए गए तो उनका समझ लीजिए, देखिए चार्ज कम है, अगर चार्ज कम है तो उनमें रुकावट भी तो ज़्यादा होगी, अगर चार्ज कम है तो रुकावट भी ज़्यादा होगी, अगर चार्ज ज़्यादा हुआ तो रुकावट उसमें से क्या होगी, कम हो जाएगी। दो बातों पर है। पहली बात कि मान लीजिए हम तार की मोटाई को ही बढ़ा दें, तार की मोटाई को मान लीजिए हम बढ़ा देते हैं, ये रहा तार। अगर ये तार की मोटाई को हम बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के या चार्ज के चलने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, और इस ज़्यादा स्पेस में वो आराम से निकल सकते हैं। उनको इस वाले से कम फील करना होगा, इस वाले से कम फील होगा उसको रेजिस्टेंस या फिर रुकावट। तो एक पहली बात तो ये हो गया कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है जैसे ये पेन हो गया, इस पेन का ये देखिए यहाँ पर अगर हम काट दे तो एक एरिया निकल कर के आएगा, ये गोल सा एरिया बना हुआ है ये वाला पेन का, तो अगर हम काट दे तो फिर एरिया निकल कर के आएगा, और जैसे ही एरिया निकल कर के आएगा हम इसको कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम जैसे ही बढ़ाते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से क्या होता है, रजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो हम पहले चीज़ एरिया पे ध्यान देंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम क्या करते हैं, देखो रजिस्टेंस को शो करते हैं आर से, रजिस्टेंस को किससे शो करेंगे, आर से, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या कर सकते हैं, ए से शो कर सकते हैं। तो रजिस्टेंस बढ़ रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये तो इनके बीच में उल्टा प्रोपोर्शन हो गया ना, तो हम कह देंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर से। ठीक है, दूसरी बात ये हो जाएगा कि मान लो कि ये तार को लंबा कर दिए। तार को लंबा करने के दो तरीके हैं, पहला तो या तो उसी तार को खींच करके लंबा कर दीजिए, ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि अगर आप तार को उसी तार को खींचते नहीं हैं, दूसरी तार और जोड़ देते हैं, तो भी दोनों ही मामलों में जो भी यहाँ से कोई मान लीजिए चला होगा इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज चला होगा, इधर पॉजिटिव था और इधर निगेटिव था, तो इधर से कोई चार्ज चला होगा तो आखिर उसको इतना चलने में और इतना चलने में ज़्यादा रेजिस्टेंस का फील होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस का। हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कि जब खींचते हैं तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर ऐसे ही लंबाई को बस बढ़ा देते हैं तो फिर कितना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो खींच के तार लंबा करने में और नॉर्मली बढ़ा देने में क्या फ़र्क होगा, लेकिन आखिर तो रेजिस्टेंस ज़्यादा निकलेगा ही। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब बढ़ेगा, किस प्रकार से बढ़ेगा, जब तार की लेंथ बढ़ जाए, तार की लंबाई बढ़ जाए। तो दो हमने चीज़ देखा, दो हमने डिपेंडेंस देखा। पहली चीज़ क्या थी कि अगर हम इस तार की मोटाई को बढ़ा दें, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें, और दूसरी चीज़ अगर इनकी लंबाई या लेंथ को बढ़ा दें तो फिर क्या होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन ये सेकंड, दोनों इक्वेशन को देखते हैं। मतलब
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हमको पता चलता है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से कि जैसे ही हम आर के लिए कोई लेंथ बढ़ाते हैं तो आर भी हमारा बढ़ जाता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं तो आर हमारा घट जाता है। अगर हम कोई प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाना चाहते हैं तो हमको एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमारे लिए क्या, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा रो, इस तरह से रो बना सकते हैं, रो कहा जाएगा। कांस्टेंट हमारा इंट्रोड्यूस हो गया। ये हमारा रो क्या करेगा कि एल और ए के बीच में हमारा रिलेशन बता देगा। कैसे बता सकते हैं? कभी कभी कहते हैं कि सर कांस्टेंट ही क्यों आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इधर। अगर मान लीजिए कभी मैंने कहा कि किसी 2x के बराबर 6 है, ठीक है, तो हमने कहा कि 2x के बराबर 6 है, या फिर ये कह लीजिए कि कोई 2 डिपेंड कर रहा है 6 पे, और किसी ने कहा कि हमने इक्वल टू करके x लगा दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा इक्वल टू करके। तो सिंपल सा काम है, हम इक्वल टू करके अगर x लगा देते हो तो पता चल जाएगा कि हमारा x की वैल्यू कितनी है। तो कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो x की वैल्यू बदल गई। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू 1/3 इंटू 6। तो क्या किया हमने, कांस्टेंट लगाया। अगर उस 2 और 6 के बीच में हमें कोई रिलेशन दिखाना है तो वो कौन दिखा सकता है, 1/3 दिखा सकता है। तो इसका मतलब कि हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया इस डिपेंडेंसी के जगह पर। तो यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब रो की बात हम करेंगे। रो का मतलब है कि रो कहना चाहता है कि ये रहा रो और R A को ऊपर ले जाते हैं अपॉन L। रो कहना चाहता है कि वो किसके बराबर है, R इंटू ए अपॉन एल के। R इंटू ए अपॉन एल। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल क्या है, लेंथ। चाहे तो हम ए को भी फिक्स कर सकते हैं, एल को भी फिक्स कर सकते हैं। अरे भाई, किसी तार की लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया को कोई यूनिट तो मान ही सकते हैं। हमने इस यूनिट से एक एक कोई लिया, जैसे 1 मीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया, कुछ तो हम यूनिट मान ही सकते हैं। तो देखिए आर रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। मान लिया हमने कि ए की जगह पर क्या है, तो ए की जगह पर है 1 यूनिट, एल की जगह पर क्या है 1 यूनिट। तो फिर रो की जगह पर हो जाएगा रो बराबर आर। तो ये क्या है, रो ही रेजिस्टेंस है, रो ही रेजिस्टेंस हुआ ना, रो ही रेजिस्टेंस है। तो रो क्या है, रो है जब 1 यूनिट लंबाई हो और 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तभी तो रेजिस्टेंस ही रो हुआ और रो ही रेजिस्टेंस हुआ। कहने का मतलब क्या है कि हमने चलो कुछ तार ले लिए, एक ये तार हो गया, एक ये तार हो गया, एक ये तार हो गया, 3 तार हमने ले लिए। अब तीनों तार में मैंने कहा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए 6 ओम है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 24 ओम। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस है और इनका अलग अलग मान है। तो मैंने पूछा कि इस तार का रेजिस्टेंस कितना है, तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कितना लंबा तार है। अगर इस तार का पूछा तो हम तार को ओम के नियम से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ओम का प्रैक्टिकल होता है, वो एक प्रैक्टिकल मैं आप लोग को कभी किसी वीडियो में बता दूंगा। उस प्रैक्टिकल पे हम करके देख लेंगे कि कितना रेजिस्टेंस, तार का रेजिस्टेंस आता है। 10th क्लास में ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आ जाता है।
तो इस तार का रजिस्टेंस 6 ओम आया, ठीक है। इसका 12 ओम दिया है, इसका 24। तार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने जब जैसे ही पूछा कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कह दो रजिस्टिविटी, इसको कहा जाता है, रोको, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या है, तो तुरंत ही रजिस्टिविटी के लिए हम पूछेंगे कि ये तार कितना बड़ा है। तो मान लीजिए 5 मीटर है, चलिए 2 मीटर है, ये मान लीजिए ये तार कितना है, 2 मीटर है रजिस्टिविटी। तो इसकी रजिस्टिविटी कितनी आ जाएगी, इसके बटे में 2, मतलब 3 ओम की रजिस्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी मतलब 1 मीटर तार की बात करेंगे, कभी भी हम बात करेंगे 1 यूनिट की। चलिए सेंटीमीटर में रजिस्टिविटी को, एक यूनिट होता है ओम प्रति, ओम मीटर प्रति नहीं, ओम मीटर, या सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ओम सेंटीमीटर। ये यूनिट कहाँ से आया वो भी देख लीजिए। जैसे रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ए अपॉन एल आ गया, तो आर का होता है यूनिट ओम इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया किसको कहेंगे, मान लीजिए मीटर इनटू मीटर हो गया, और अपॉन लेंथ, ये मीटर में हो गया, मीटर से मीटर खत्म। जब भी रजिस्टिविटी की बात आए तो हम क्या कहेंगे कि ये देखिए, ये हमारा यूनिट, 1 यूनिट होना चाहिए, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट का होना चाहिए, 1 यूनिट स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम और तो एक सामान्य बात पूछी जाती है कि रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या अंतर है। सबसे पहली बात, रजिस्टेंस को मटेरियल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तो इन तीनों का रजिस्टेंस एक ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रजिस्टिविटी को फ़र्क पड़ता है। अब समझिए ऐसे कि एक तार की 2 मीटर तार लिया है, उसका रजिस्टेंस दिया है मान लीजिए 5 ओम, और अगर एक 10 मीटर तार लिया है और उसका रजिस्टेंस भी 5 ओम हो सकता है, और एक 20 मीटर तार लिया है, उसका रजिस्टेंस भी 5 ओम हो सकता है। तो ये 2 मीटर तार थी, ये 10 मीटर तार थी, और ये 20 मीटर तार थी। लेकिन पूछेंगे रजिस्टिविटी कितनी है भाई, तो ये 2 मीटर तार की रजिस्टिविटी ना, अब रजिस्टेंस ना 5 ओम है। अगर 1 मीटर तार के पता करेंगे, मतलब यूनिट तार का पता करेंगे, तो ये 2.5 ही आएगा ओम मीटर। और अगर इस 5 मीटर वाले का पता लगाएंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 5/10, मतलब कि 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.5 ही आएगा। अगर इसके लिए हम 5 ओम इसका भी है और 20 मीटर की ये तार है, इसकी रजिस्टिविटी हमको पता लगानी होगी, तो 1 यूनिट के लिए क्या करेंगे, 5/20 कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 0.25, ठीक है। तो 0.25 ओम मीटर। तो देखो, इसका रजिस्टेंस भी तीनों का बराबर आया है, लेकिन रजिस्टिविटी तीनों की अलग, 2.5, 0.5, 0.25, ये इनके बीच का फ़र्क है। अब रजिस्टिविटी में प्रॉब्लम क्या है कि एक फिक्स लेंथ और फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम होता है कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर का भी तो इफ़ेक्ट पड़ जाता है उसके एरिया और लेंथ के लिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम कभी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लंबाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो टेम्परेचर घटाते हैं तो लंबाई पे क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों ठंड गर्मियों के दिनों में आराम से दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन ठंडी के दिनों में वही दरवाज़ा जकड़ जाता है, बंद ज़मीन पे लग जाता है या ऊपर की तरफ लग जाता है। दरवाज़ा है कोई, तो वो कभी कभी ऐसा होता है ठंडी के दिनों में दरवाज़ा अटक जाता है, ये अटकता रहता है, खोलने बंद करने में दिक्कत महसूस होती है। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है कि ये गर्मी और ठंडी का असर है उस पर,
क्यों रेल के बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है। मान लीजिए रेल की पटरी जा रही है तो उनके बीच में थोड़ा सा यहाँ पर ये गैप दे दिया जाता है। ये वाली गैप क्यों दे दी जाती है? तो इस गैप का देने का मतलब यही है कि वो गर्मी के दिन में थोड़ा सा फैलेगा, ठंडी के दिन में थोड़ा सिकुड़ेगा। तार को दो टावर है, दो टावर के बीच में तार को बिल्कुल ऐसे सीधा क्यों नहीं लगाया जाता? ऐसे करके तार को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो ठंडी के दिन में थोड़ा सा सिकुड़ेगा, गर्मी के दिन में थोड़ा सा बढ़ेगा। वो तो होनी ही है। यही बात रजिस्टिविटी पर भी आती है कि रजिस्टिविटी में अगर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ा तो फिर रजिस्टिविटी उसकी बदल जाती है। और रजिस्टिविटी के लिए हमेशा एक यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? सबसे अच्छी बात है कि स्कूल अलग अलग जगहों पर खुलने लगे हैं और एग्ज़ाम अपने टाइम से ही होने वाला है। तो अपनी तैयारी को बढ़िया रखिए और तैयारी पे कायम रहिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होती है तो ये लगातार क्लासेस नहीं चल पाएंगी, ऐसा तो है। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम होती है तो आप जैसे मैसेज किया, जैसे कि कांटेक्ट किया, उस तरह से हम वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। हाँ, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी पढ़ाई पे अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का वेट नहीं करना होगा कि कोचिंग वाले या स्कूल वाले या कोई भी आपको पढ़ा रहा है। हाँ, आजकल सोर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इंटरनेट का सोर्स है ये, या फिर आप अच्छे बुक्स भी हैं जो पूरी तरह से अच्छी तरह से एलोबरेट करके पढ़ाते रहते हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप धैर्य बनाए रखें, किसी भी प्रकार के प्रेशर में ना रहे कि इतना ज़्यादा हमारा क्या होगा। और दूसरी ये जो रिजल्ट आया कि इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा आ गया, उसका रिजल्ट उतना ज़्यादा आ गया, उसने पूरा का पूरा नंबर ला दिया, अब घर वालों का प्रेशर होगा कि अब मुझे भी उतना ही नंबर चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप उतनी मेहनत करेंगे आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपका उससे 2 नंबर 5 नंबर कम आ रहा है, 3 नंबर कम आ रहा है, 10 नंबर कम आ रहा है। ऐसा नहीं है। पर अपनी मेहनत को बनाए रखना है, क्योंकि वो 3 नंबर आज नहीं आएगा तो कल उसको बाद में जाके कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो उस तो टाइम है, टाइम समय पे सब कुछ कर लिया जाता है। आप भी अपना टाइम पे कर लीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए। थैंक यू।